हमारे यहाँ घर में गांव में डकैती बंद हो गई। भारत से लोग डकैत लोग चले जाते थे, नेपाल में डकैती करते थे और भारत में छुप जाते थे। नेपाल के डकैत लोग आकर के भारत में डकैती करते थे। नेपाल में तो संसद में बोला ना, तो 4 वर्ष के दौरान में 5 वर्ष के दौरान में जो संविधान लिखा जा रहा था, उस टाइम में मैंने बोला है कि नेपाल के संविधान में भारत के संविधान जैसा एक अम्बेडकरवादी सिद्धांत बना हुआ। भारत के बिहार में भी तो बेरोजगारी थी ना, नीतीश कुमार का शासन आया, कुछ रोजगार कर दिया, सारे लोग क्रिमिनल बंद हो गए। पाकिस्तान के बॉर्डर पर कितना पैसा खर्च करते हो आप? बांग्लादेश के भीतर में अब कितना पैसा खर्चा करोगे आप? चाइना के बॉर्डर पर कितना पैसा खर्च करते हो? और नेपाल की 1800 किलोमीटर आपकी रक्षा कर रही है। 1 साल का रक्षा बजट अगर आप खर्चा कर दे नेपाल पर, नेपाल की जनता खुशहाल हो जाएगी। सुरक्षा दे रहे हैं हम लोग मंगनी में, ऐसे ही सुरक्षा देंगे। हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं ना, जैसे हम अपनी भारत के साथ सुरक्षा किए हैं, वैसे नेपाल का चाइना से सुरक्षा हम लोग जब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ जो हैं यहाँ पर गेस्ट हैं वो हरिचरण शाह जी नेपाल से हमारे साथ है। आपको बता दें इनके बारे में, ये संविधान सभा सदस्य भी हैं नेपाल से और साथ ही नेपाली जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। नमस्कार, जय जनता। हम लोग सलाम करते हैं नेपाल और इंडिया, जो भारत की सारी जनता का जय हो। और छठ पर्व के अवसर पर मुझे आज संझिया घाटी को यहाँ पर आप लोगों से जर्नलिस्ट के साथ बात करने का मौका मिला। सबको बधाई एवं शुभकामना। सारे भारतीय, सारे आप पत्रकार लोगों को, सारे लीडरों को, सारे लोगों को नेपाल और भारत जो एशियन कंट्री है जहाँ छठ पर्व का महत्व होता है, वो महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर सबको शुभकामना जी। आज हमारे साथ हरिचरण शाह जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके कुछ मुद्दे हैं इंडिया और नेपाल को लेकर, ये कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि ये राजनीति में तो है ही, इससे पहले ये सिविल इंजीनियर भी रह चुके हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि किन मुद्दों पर ये बातचीत करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। मुद्दाएं तो दूसरी क्या होगी, हमारी आपकी भारत और नेपाल की सीमाएं जुड़ी हुई हैं और विश्व के किसी भी 2 देश का अगर सीमा खुला है जी, तो वो नेपाल और भारत का है जी। तो इससे ज्यादा गहरा संबंध विश्व में किसी दूसरे कंट्री का नहीं है। हमारे यहाँ वीजा नहीं लगते हैं, पासपोर्ट बनाने नहीं पड़ते हैं। आप नेपाल में धड़ल्ले से जा सकते हो। पशुपतिनाथ एक दर्शन करने की जगह है, वहाँ तो सब लोग भारतीयों को मैं न्योता देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ। सब जानते भी हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। मैं तो चाहूंगा कि सबको ले चलूँ अब मेरे साथ काठमांडू। और जो हमारा संबंध है वो बेटी रोटी का संबंध है। 4-5 बेटियां तो इधर भारत में बसती हैं, मेरे भैया की, मेरे अपने खानदान की। तो आपके दिल्ली में तो मेरा बेटा का शादी हुआ है, यहीं पर द्वारिका में। तो हम तो ऐसा ब्लड रिलेटेड लोग हैं कि चर्चाएं इंडो नेपाल मुद्दा पर जो होना चाहिए वो चर्चा का विषय तो नहीं बनता। कि मुझे खास करके बनाने का एक मुद्दा आया कि नेपाल और इंडिया के संबंध को कैसे और मजबूत किया जा सकता है। मजबूती है, ये भूले बिसरे लोगों को मैं याद दिलाने आया हूँ कि नेपाल और भारत का जो दोस्ती है उसको बहुत ही तरीकों से उसको सकारात्मक तरीके में ढाल सकते हैं, ले जा सकते हैं। इसीलिए कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपके प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं कल ही पत्र दर्ज कराया हूँ। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय को, मुर्मू जी को मैं कल लेटर में दिया हूँ कि आप हमसे मीटिंग कराइए, हमसे मीटिंग करवाइए, आपके संबंधित लोगों से मीटिंग कराइए, हो सके तो आपसे भी मीटिंग करें हम। क्योंकि हम नेपाल की पॉलिटिक्स को या नेपाल की 3 करोड़ जनता को हित में हमारा क्या क्या हो सकता है, भारत नेपाल में कैसे संबंध होगा कि आपका देश का, भारत का 7% ग्रोथ में जा रहा है, हम लोग लो में जा रहे हैं। क्या कारण है कि रिलेशन नहीं हुआ? पड़ोसी धनी होंगे, पड़ोसी धनिक होंगे तो आप भी तो धनी होंगे, तो मजा आएगा आपको। बिल्कुल, आप इंडिया और नेपाल की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात करें। मैं जानना चाहूंगी कि अभी की स्थिति क्या है, किस तरह का रिलेशन कायम है? ना, स्थिति तो रिलेशन तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। विश्व की कोई भी शक्ति इंडिया और नेपाल का जो संबंध है वो तो बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन इसको मधुर में और ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर मान लीजिए कि अभी जो गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल जो वहां पर
एक्टिविटी है, या वहाँ पर जो करप्शन है, या वहाँ पर जो गरीबी है, वहाँ के जो युवाओं की जो पलायन हो रहे हैं, विश्व के दूसरे-दूसरे देश में लेबर चले जाते हैं, आपका सऊदी अरब या अरब कंट्री में चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं, और वहाँ का जो पढ़े-लिखे लोग हैं, हमारे 12 पढ़ने के बाद में, 12th के बाद में वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है, कहाँ तो यूके में चला जाता है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो मेन ड्रेन तो हुआ ही, श्रमिक तो हमारा श्रम शक्ति तो गया ही, ब्रेन शक्ति जो दिमाग का वो भी चला जा रहा है। और वो जब वहाँ विदेश में चले जाते हैं, अमेरिका में, वहाँ कार खरीद लेंगे या लोन पर घर बना लेते हैं, वो वहीं पर बिज़ी हो जाते हैं, वो वापस भी नहीं आते। बूढ़े बाप-माँ जो है नेपाल के, या हो सकता है आपके भारत के भी बहुत सारे हो जाता है। जी। नहीं जाना है, नहीं है, जाना तो है, लेकिन जाके अपने देश में फिर लौट के आना चाहिए था, कि यहाँ का विकास, यहाँ की जो हमारी धरती है, जो भारत माता की जय आप लोग बोलते हैं, हम लोग नेपाल आमाको जय भन्छु हामी, नेपाली में केही कुरा गर्नु पर्यो भने तपाईहरुसँग आप लोगों के साथ में म नेपाली हो नि त, नेपाल र भारतको बीचमा सीमा है, तो सीमा है तो अपने देश की तो हम तो काम करेंगे ही। निश्चित रूप से अपना देश का काम करता है लोग, करना चाहिए। धरती माता जहाँ का आप सिटीजन है, वहाँ का भक्त आपका जैसे नेपाल का भक्त होना है। हम नेपाल के जनता के प्रति एकदम बिल्कुल हम लोग पॉजिटिव है, और इंजीनियर को नौकरी को छोड़ कर राजनीति में आने का मतलब था कि कुछ चेंज करे, लेकिन वो चेंज नहीं हो पाया। तो चेंज नहीं हो पाया, उसका कारण हो सकता है कि भारत भी है कुछ। लेकिन अभी जिस तरह से आपने बताया कि लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देश छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति तो भारत के अंदर भी है। जी। तो आपके देश के भी यही पोजीशन अगर है, तो आपका तो ग्रोथ हो रहा है ना, आपका तो आगे बढ़ रहा है आपको ना। लगता है ग्रोथ हो रहा है? हमको लग रहा तो है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, हमारे गाँव में जब सीमावर्ती गाँव है, वहाँ पर गेहूँ के बाल इतने छोटे-छोटे होते हैं। आपके यहाँ ऐसे गेहूँ के बाल झूलते हैं, अच्छी फसलें होती हैं। हमारे यहाँ वो फसल नहीं हो पा रहा है। हमारा जो एक यूरिया या फैक्ट्री का जो फर्टिलाइज़र का जो फैक्ट्री होना चाहिए, वो तक नहीं खोल पा रहा है गवर्नमेंट। यार नेपाल इंडिया का इतना संबंध नहीं हो पा रहा है कि टाइम में फर्टिलाइज़र नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये सारी सुविधाएँ जो भारत में मिल जाता है किसान को, वो किसान का भारत से नेपाल में भी सुविधा होनी चाहिए। और ख़ास करके पॉलिटिकल रिलेशन जो है, वो नेपाल और भारत का एक सिमिलर सोसाइटी होने के कारण से, सिमिलर कल्चर होने के कारण से हमारा मधुर संबंध उसमें भी होना चाहिए। तो ये नहीं हो पाने का कारण है इसका कि हमारा आपसी कहीं खटास हो जाता है। एंटी इंडिया कांसेप्ट वहाँ पर बन जाते हैं कि भारत में हमारे नेपाली लोग रहते हैं, उनके प्रति कुछ व्यवहार अगर अच्छे नहीं होते होंगे, या वो लोग नहीं चाहते हैं, नेपाल के हमारे लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर में कोई छोटा भाई कहे हमें, जी। छोटा समझ करके हमें, जैसे वो एक गीत गाते हैं ना आप लोग, हिंदी फ़िल्म में गीत आता है, ना समझा ना रे मैं छोटा, एक गीत है ना? जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इक्वल कंट्री हैं, इक्वल बराबरी की बात होनी चाहिए। लेकिन बराबरी की बात में फिर ये नहीं है कि संबंध खराब होना चाहिए। संबंध हमारा मधुर रहना चाहिए। आपके इसके देश लिए के मैं प्रधानमंत्री जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर दौरे पर आते रहते हैं, और जिस वजह से पॉलिटिकल जो रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बनाने की कोशिश लगातार नेपाल की तरफ से की जाती है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनको भी नेपाल जाना चाहिए? मोदी जी तो लगातार 3 बार 4 बार प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जी। हमारे नेपाल में गए हैं, और ये संबंध बहुत अच्छा रहा है गत-विगत में, कि हमारे प्रधानमंत्री जब पहला प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो पहला विज़िट वो इंडिया करते हैं। अब क्या है, अंदरूनी मामला मुझे इतनी बात कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि अभी हमारे प्रधानमंत्री अब 2-4 दिन के बाद में वो चाइना जा रहे हैं फर्स्ट विज़िट उनका। तो चाइना भी हमारे पड़ोसी है, लेकिन चाइना कभी-कभी उनके चौ एन लाई जो कहते थे कि आपका नेपाल का रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जैसे भारत से ही रखना चाहिए। जी। तो हमें ये ज्ञात है कि भारत के बिना नेपाल, और नेपाल के बिना भारत, पशुपतिनाथ के बिना यहाँ भारत के जगन्नाथ धाम या बैजनाथ धाम या अयोध्या या सीता मैया की जन्म धरती जी। नेपाल, और रामचंद्र का जन्म धरती यहाँ अयोध्या, और भी सारे रिलेशन रहे हैं। तो ये ये नहीं रोक सकते हैं, ये रुक नहीं सकता है। तो हमारा इसलिए भी ये संबंध ज़रूरी है कि हमारा सिमिलर से जनता खुशहाल रहे, और भारत को भी सोचना चाहिए कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल हमारा क्या रहना चाहिए, धनी होना चाहिए। वहाँ के पीपुल्स भी रिच होने चाहिए। ये सब सकारात्मक होनी चाहिए, और उसमें नेपाल तो अभी तक तो
कभी किसी का गुलामी नहीं हुआ या कभी किसी के शासन के अंतर्गत में नहीं रहा। आपके भारत पर तो अंग्रेज लोग शासन भी किया है, लेकिन हमारे नेपाल के ऊपर तो शासन तो कभी किसी ने नहीं कर पाया। स्वाधीन है, हम लोग सोवरेन हैं, लेकिन भारत के साथ हैं और रहना चाहिए। इसके लिए मैं काम करने आया हूँ कि नेपाल के प्रति कुछ भी अगर यहाँ पर मनमुटाव हो गया है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। अभी मैं आपको जो लेटर बुझाया हूँ प्राइम मिनिस्टर को या और मिनिस्टर को बुझाया है, राष्ट्रपति को दिया है, हम उसमें 21 मेंबर यहाँ के वेटरन जर्नलिस्ट, वेटरन पॉलिटिशियन, वेटरन सोशियोलॉजी जो देखते हैं, बिजनेस पीपल्स और भी बहुत सारे सेक्टर के मैं जोड़ा हूँ और नेपाल इंडो नेपाल फोरम रख करके इनका मैं डेलीगेशन लेकर के चाहता हूँ यहाँ के सरकार के सुनाऊं और सरकार को सारी बातें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। 2-4 दिन के अंदर में शायद हम लोग का फाइनल होगा कि कब आप मीडिया सबको एक जगह पर बुलावें और सारे मीडिया से हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि मीडिया इज द पावरफुल। यहाँ पे आप बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं सर, जिस तरह से आपने बताया पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना आपके बॉर्डर्स है, तो इन लोगों के रिलेशन जो है वो इंडिया से इतने बेहतर नहीं है। तो ये कैसे टैकल कर पाएंगे आप इस सिचुएशन को कि आप वहां से भी रिलेशन रखें और इंडिया से भी, क्योंकि इस बीच नाराजगी देखने को मिलती है। दो देशों के बीच में अगर कुछ मनमुटाव होता है तो तीसरे देश पे उसका असर पड़ता है। जी, ये मानवतावाद का फॉर्मूला होना चाहिए, बनना चाहिए। आप तो भारत का तो पाकिस्तान या बांग्लादेश जो है, वो तो आपके ही कंट्री में भारत के ही थे अंग्रेज के टाइम से, जब डिवीजन से पहले तो आपका, उसके बाद भी 1971 के करीब में तो बांग्लादेश से पाकिस्तान से जो हुआ लड़ाई, तो पाकिस्तान एंटी इंडिया कॉन्सेप्ट में गए तो उनका टुकड़ा हो गया। लेकिन आज फिर वहीं पर शेख मुजीबुर रहमान की और शेख हसीना की जो बात हम लोगों ने सुना, दुखद बात, ये कम्युनल फीलिंग थोड़ा-सा, ये सामुदायिक बातों पर कुछ विभेद है, लेकिन हम तो मानवतावाद के दृष्टिकोण पर तो एक है ना, होना चाहिए। इसीलिए हम तो यहाँ नेपाल से जो आए हैं, एक ऐसा कार्यक्रम करने आए थे कि जैसे यूरोपियन यूनियन जैसे बना है, उसमें धड़ल्ले से बिना पासपोर्ट जा सकते हैं। तो नेपाल इंडिया का तो कोई समस्या नहीं है, जा सकते हैं आप। लेकिन हम चाहते हैं कि साउथ एशिया में भी हम लोग सब एक दूसरे के कंट्री में जाएँ, अपना-अपना कंट्री रहे और अपना-अपना सरकार रहे। फिर भी साउथ एशिया पार्लियामेंट एंड साउथ एशिया सरकार बनना चाहिए। इसके निमंत्रण पर मैं विश्वात्मा जी के साथ में यहाँ आया था। आपने यहाँ पे टूरिज्म की बात की है अपनी कंट्री को लेके, जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है और हिंदुइज्म को वहाँ पर ज्यादा फॉलो करने वाले लोग हैं। तो कैसे टूरिज्म को किस तरह से आप हमारे देश की सरकार के सामने रख रहे हैं? हाँ, ये तो आप इतिहास गवाह है कि भारत में भी हिंदू बहुसंख्यक है और नेपाल तो हिंदू राष्ट्र ही था, कभी कहलाता था। और अभी धर्मनिरपेक्ष करके आ जाने का मतलब ये नहीं था कि हिंदू धर्म खत्म हो गया, ये नहीं था। लेकिन फिर भी वहाँ तो पशुपतिनाथ का सब हम लोग पुजारी हैं। आप लोग का भारत देश का भी लोग हमारे यहाँ आते हैं। इसको बहुत बड़े पैमाने पर ले जाने की ज़रूरत है। और नेपाल का तो हिमालय जो चोटी है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊँची चोटी है, 8,848 मीटर हाइट है। हमारा देश का गौरव है वो एवरेस्ट। और हिमालय पर्वत की जो 13 बहुत बड़ी-बड़ी श्रृंखलाएँ हैं, वो हमारे देश में पड़ता है। और जब आपके समुद्री तट के मुंबई या महाराष्ट्र या गुजरात की जो गर्मी महीने में जब हवा जो जाती है ना, वहाँ हिमालय से टकरा करके जो बारिश होती है, वहाँ से मधुर जल जो आपके यहाँ आता है, वहाँ का जो फ्रेश वाटर जो आपके नेपाल से इंडिया में आता है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। ये मैंने लिखा है पत्र में कि why the flood is disturbing us in Nepal also and also in India, बिहार, यूपी, एवरीवेयर। सो ये फ्लड का समस्या जो है सो इसको सबसे पहले समस्या समाधान करना है। इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट पर भी मैं इंगित करूंगा, बात करने का प्लानिंग है मेरा कि नेपाल के मेची से महाकाली, मतलब पूर्व से पश्चिम 1800 किलोमीटर जुड़े हुआ है। 1800 किलोमीटर को मैं 5000 किलोमीटर का एक नहर बनाता हूँ और टॉप हाईएस्ट लेवल पर जो हिल के उस जगह जो बनाता हूँ, तो हमारे नेपाल का अंदर का भी सिंचाई होगा, नेपाल के बाहर का जो तराई भूमि है उसमें सिंचाई होगा और आपके पानी तो और जवानी तो बह जाते हैं ना। ये तो मोदी जी ने वहां पर हमारे संसद में बोला था, जब मैं सांसद था वहां पर, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर था, सारे लोग ताली बजाए थे कि भारत और नेपाल का बहुत बड़ा अच्छा संबंध हो जाएगा। पता नहीं दोबारा के विजिट में मोदी जी का क्या हुआ वहां पर स्टेटमेंट, इसको एनालिसिस करने की जरूरत है।
नेपाल भारत का संबंध थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, उसके बाद में अभी तक नहीं सुधर पाया है। मैं चाहूंगा कि यहाँ के सरकार के लीडर से सबसे मिले, और अपोजिशन लीडर से भी मिलने का प्लानिंग बनेगा तो हो सकता है हम उनसे भी मिलेंगे कि सब लोग मिल करके आप भारत नेपाल के साथ अच्छा संबंध करो, हमारा हिमालय के पानी को ऐसा मैनेजमेंट किया जाए कि ईस्ट वेस्ट मेगा वाटर मैनेजमेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट करेंगे, तो हमारे 50 लाख जो नेपाली लोग बाहर जाते हैं, या आपके भारत के मजदूर जो बाहर जाते हैं, उन सबको वहां पर 50 लाख जैसे टैलेंट लोग आप लोग भारत में उत्पादन करते हैं, आईटी वाले या स्ट्रक्चरल इंजीनियर उत्पादन करते हैं, डॉक्टर उत्पादन करते हैं, विश्व का एक केंद्र बन जाता है, तो रोजगार में लोग यूरोपियन लोग को यहाँ आने का जो मौका मिलता है, वो लोग का लेबर हमारे यहाँ आएगा, बांग्लादेश का या पाकिस्तान का या कहीं का भी लेबर, सऊदी अरब का लेबर हमारे यहाँ काम करने आएगा। इंडिया नेपाल का जो बीच में जो हमारा जो नेपाल का जो हाईली रीजन है, उसके टॉप कंटूर ऑफ द चूरे लेवल में बोलते, चूरे पहाड़। लेकिन इस बीच ये सवाल बनता है सर, देखिए जो अभी की स्थिति है देश के अंदर, देश की जनता का कहना है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि सरकार पे भरोसा किया जाना चाहिए, भारत सरकार पे, और क्या वो जो आपकी कोशिश है वो रंग लाएगी? ऐसा है, कोशिश हर हमेशा करना चाहिए। मैं इंजीनियर हूँ, मैं भी प्लान कर सकता हूँ, और एक इंजीनियर ही नहीं, एक इंजीनियरिंग का विषय ही नहीं, मैं बाद में जाके मैनेजमेंट पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, और जो फाइनेंस पढ़ा, मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। इस पर भी मैं गौरव से कहूँगा, मैं अपनी बात को दूँगा। कान सुनेगा तो सुनेगा नेपाल गवर्नमेंट का, कान बंद करके रख दिया अगर नेपाल गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट, तो हमारी जनताएं तो इसी में दुखित तो है, हम नहीं तो हमारे सही, हमारे जीवन के बाद सही। लेकिन ये जो सत्य बातें हैं, आपकी मीडिया को मैंने लेके देखा, जब सीढ़ी पर चढ़ रहा था, देखा अमन सत्य न्यूज, तो ये सत्य बातें तो सत्य रहेंगी ना, ये तो झुठला नहीं सकते है ना। हम तो संसद में बोला ना, जो 4 वर्ष के दौरान में, 5 वर्ष के दौरान में जो संविधान लिखा जा रहा था, उस टाइम में मैंने बोला है कि नेपाल के संविधान में भारत के संविधान जैसा एक अम्बेडकरवादी सिद्धांत जो बना हुआ है, जो अभी तक उस सिद्धांत संविधान को वहीं पर टिका के काम कर रहा है। आपको 1947 1951 में संविधान बना, 50 में बना, आज तक तो चल तो रहा है 2024 तक। हमारे यहाँ संविधान तो टाइम टू टाइम बदल रहे हैं, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिस्ट लोग जो राजा के टाइम में, राणा के टाइम में जो खाते थे, वही लोग पंचायती प्रजातंत्र के बाद में डेमोक्रेसी आया। चंद्रशेखर आपके प्राइम मिनिस्टर हमारे काठमांडू में गए थे, मैं उस आंदोलन में था। मैं पंचायती प्रजातंत्र हट गया, बहुदलीय व्यवस्था आया, लेकिन फिर भी वही लोग शासन किया जो पहले राजा के काल में शासन किया। और उसके बाद गणतंत्र आया, प्रचंड ने कुछ रिवोल्यूशन किया, ओके, सिद्धांत हमारा उनका मिलता था, हमने सपोर्ट भी किया, लेकिन वो भी उन्हीं लोगों से गला मिला लिया जो पहले से राजा कालीन, राणा कालीन या पंचायत कालीन शासकों साथ गला मिला लिया। हम व्यवस्था अच्छा है, रिपब्लिकन कंट्री हम लोग भी हैं, हम लोग गणतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारी जनताएं सुख से नहीं हो पा रहा है। ये व्यवस्था के जो भी वहां पर शत्रु हैं, जो भी नेपाल के जनता के शत्रु हैं, वो हम कहेंगे कि भारत का भी शत्रु होगा, क्योंकि जनता का शत्रु अगर भारत में भी है तो नेपाल का शत्रु होगा। तो मैं चाहूंगा कि वहां के सरकार को तख्ता पलटना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जो अंबेडकर का दृष्टिकोण सिद्धांत है, उस पर हमारे नेपाल में सरकार बनना चाहिए। वो नेपाली जनता दल सामाजिक न्याय, मानवतावाद, जनतावाद का जो सिद्धांत लेकर के आज 31 वर्ष से मैं कभी बिक्री होने का तैयार नहीं हुआ। मुझे कई प्रलोभन दिए गए, मिनिस्टर बना देंगे, ये पैसा देंगे, वो पैसा देंगे, हमारे पार्टी में चले आओ, आप जैसा लोग हमारे पार्टी में चाहिए। हमारी माननीय गायत्री शाह को जेल किया गया। अब बेटी हमारे जो 25 वर्ष के भीतर में वो हमारी पार्टी की बेटी थी, हमारी बेटी नहीं बनी है, पार्टी के सिद्धांत की बेटी बनी है, क्योंकि उस टाइम में जब पार्टी में जो थे वही लोग बनेंगे ना एमपी, क्योंकि समानुपातिक प्रणाली से आया था, पूरे देश से वोट आया था। तो उनको जेल किया गया, हमें जेल किया गया। अभी तक वहां के सर्वोच्च में, सुप्रीम कोर्ट में भारत की भगनी जो होगा, भांजी, भारत की भांजी, मेरा ससुराल भारत में है, आपकी भांजी, आपकी देश की भांजी को अगर वो कत्लेआम अगर जेल करता है, अन्याय करता है, सत्य को अगर काटता है, तो मैं ओली सरकार हो, दोबा सरकार हो या प्रचंड सरकार हो या कोई किसी मधेसी सरकारों की जो मिलजुल करके सरकार बनाते हैं, मधेसी का आंदोलन करवाते हैं, मधेसी नक्शा के युवाओं को मरवाते हैं, और फिर मिल करके छुप करके वो लोग पहाड़िया लोगों से शासन करते हैं। तो नेपाल का जो हमारा हिमाल, पहाड़, तराई, मधेश, मिर्ची से महाकाली, हम लोग सब नेपाली है ना। सब नेपाली को संबोधन करने वाली एक पार्टी नेपाली जनता दल का शासन होना चाहिए। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार इसमें आपका सहयोग करेगी? हम तो कहेंगे कि हमें सहयोग क्या चाहिए, हमें तो उनका नैतिक समर्थन चाहिए। भारतीय
140 करोड़ का नैतिक समर्थन मिल गया तो रातों रात वहां पर चेंज हो जाएगा। नेपाल में भारत का 140 करोड़ नहीं, नेपाल का 3 करोड़ 143 करोड़ होंगे। चाइना के या अमेरिका के कोई भी लोग सत्य का समर्थन करेंगे तो वहां पर रातों रात चेंज हो जाएगा। बेईमानों की शासन जाएगी, ईमानदारों की शासन आएगी, सत्य की शासन आएगी, ये तो मैं अपेक्षा करता हूँ। लेकिन अभी जो सरकार में हमारे यहाँ पर जो भी नेता हैं, राजनेता हैं, उनको भी टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर भी कई आरोप है, तो ये कैसे होगा? हाँ, बदमाश लोग हमारे नेपाल में ही है, अच्छे लोग सब इंडिया में है, ये मैं नहीं कह सकता। बदमाशी की, चोरी छिपे व्यवहार की, गलत काम करने वालों का कहीं कमी नहीं है। यूँ है, हमें दुस्साहस करने वालों का, गलती करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। उस सज़ा सरकार को सोचना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। अरे हमारे देश में भी तो आपके निकट भारत के बिहार में भी तो बेरोजगारी थी ना। नीतीश कुमार का शासन आया, कुछ रोजगार कर दिया, सारे लोग क्रिमिनल बंद हो गए। हमारे यहाँ घर में गांव में डकैती बंद हो गई। भारत से लोग डकैत लोग चले जाते थे, नेपाल में डकैती करते थे और भारत में छुप जाते थे। नेपाल के डकैत लोग आकर के भारत में डकैती करते थे, नेपाल में छुप जाते थे। तो ये तो जब रोजगार मिला तो डकैती खत्म हो गई। रोजगार मिलेगी, आपके यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। रोजगार मिलेगा, आप लोगों का जो जनता जो सजग रहेगा ना। अपने टैक्स से तीरा हुआ पैसा अपने टैक्स पेयर्स लोग को हमको सचेतना देनी होगी, ये आपके टैक्स का प्रयोग कौन कैसे कर रहा है। चलिए, इस बात पे हम ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि आपने जो पत्र सौंपा है प्रधानमंत्री को, उसमें आपने सरकार से क्या मांग की है और किस तरह का सहयोग, किस तरह का नैतिक सहयोग आप चाहते हैं? हाँ, मैं शॉर्टकट में एक लेटर लिखा हूँ, 1 पेज का लेटर, और 1 पेज में मैं 21 मेंबर ऑफ नेपाल इंडो नेपाल फोरम के मेंबर्स जो ए.के. शर्मा साहब हैं, आपके प्रोफेसर डोगरा साहब हैं, पत्रकार जर्नलिस्ट से हैं, और एक बांग्लादेशी पत्रकार भी हैं, और आपके जितने भी बिजनेस पीपल्स हैं, जो पीवीआर मूर्ति साहब हैं, जो आपके अडानी साहब के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और भी सारे बिजनेस पीपल्स को और मीडिया पीपल्स को भी हम रखे हैं। शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन करेंगे उस दिन बाकी बातें सब करेंगे, खुल करके करेंगे। और क्यों ये ऐसा बिगड़ रहा है, व्हाई द एंटी इंडिया कंसेप्ट इज डेवलपिंग इन नेपाल, that I will disclose at that conference, press conference. Sure, I will do this only then I will return back to Kathmandu, नेपाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, और जिस तरह से आपने ये प्रस्ताव हमारे सरकार के तरफ रखा है कि इंडो और चाइना के बीच जो संबंध है, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन हो, एक बात चाहे जी, आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर कितना पैसा खर्च करते हो, आप बांग्लादेश के भीतर में अब कितना पैसा खर्चा करोगे, आप चाइना के बॉर्डर पर कितना पैसा खर्च करते हो, और नेपाल की 1800 किलोमीटर आपकी रक्षा कर रही है। 1 साल का रक्षा बजट अगर आप खर्चा कर दे नेपाल पर, नेपाल की जनता खुशहाल हो जाएंगे। क्यों? आपको सुरक्षा दे रहे हैं हम लोग मंगनी में, ऐसे ही सुरक्षा देंगे। हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं ना, जैसे हम अपनी भारत के साथ सुरक्षा किए हैं, वैसे नेपाल का चाइना से सुरक्षा हम लोग जब कर रहे हैं। तो इसमें इंटरनेशनल हिसाब से इनसाइड भीतर में तो छुपा हुआ सहयोग है ना। हमारा तो मिलिट्री संबंध आपसे भी है, हमारे गोरखाली आपके मिलिट्री में रहते हैं, तो हम वो गोरखाली आपको चाइना से भी बचा रहे हैं। चाइना से लड़ते हैं आप, कहाँ लड़े हो? कश्मीर की घाटी में कहाँ लड़ते हो आप? जैसे डोकलांग में लड़ते हो, कितने पैसे खर्चा करते हो, कि हाउ मच डॉलर्स? और आपके डिप्लोमेट्स जो हैं, यहाँ के डिप्लोमेट्स लोग वेल ट्रेंड होकर के काम करना चाहिए था। वो लोग वहां पर नौकरी करते हैं, वहां पर दलाल, अब सॉरी ये शब्द मैं प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, वो लोग एजेंसी खड़ा किए हुए हैं नेपाल की और भारत की रिलेशन को अच्छे डिप्लोमेट्स के मार्फत, अच्छे सरकार के मार्फत, अच्छे पीपल टू पीपल जो रिलेशन है उसको नहीं बिगड़ने हेतु अच्छे काम करने पड़ेंगे। उसमें निश्चित रूप से आपसे मैं अपेक्षा करूंगा, क्योंकि आप महान भारत डेमोक्रेसी आप है, तो डेमोक्रेसी को बचाने वाला कोई डेमोक्रेसी ही काम करेगा ना। अमेरिका बोलते हैं अपने आपको डेमोक्रेसी, उससे आपके डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, आपके भारत के प्रधानमंत्री के फ्रेंड है, तो हमारा भी फ्रेंड तो होना चाहिए ना। हम भी तो फ्रेंडशिप के लिए दौड़ रहे हैं, हम कोई लड़ाई के लिए थोड़ी दौड़ रहे हैं। इसलिए आपसे ये अपेक्षा जरूर रहेगा, इंडो नेपाल फ्रेंडशिप शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बाय हार्ट, नॉट बाय ओनली माउथ। सो बहुत ज्यादा बातें हमने किया होगा, अगर श्रोताओं में, अगर जर्नलिस्टों में कोई कमी महसूस हो पाते हो, बाकी सारी बातें मैं पूरा करूंगा फिर नेक्स्ट आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हरिचरण शाह जो नेपाल से हैं, और जिन्होंने इंडो
और नेपाल को लेके कई सारी मुद्दों पर चर्चा की है। जिस तरह से इन्होंने प्रस्ताव हमारे प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा है, उस पर भी देखना होगा कि क्या निर्णय निकलकर सामने आता है सरकार की तरफ से। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ऐसे ही तमाम हम लोग आपसे लाते रहेंगे चर्चा में, हमारे साथ मेहमान जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अमन न्यूज।